वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लास फॉर ऑल। न्यूरोसाइकोलॉजी क्लासेस की सीरीज में आज हम अप्रोचेस टू न्यूरोसाइकोलॉजी डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंट अप्रोचेस टू न्यूरोसाइकोलॉजी है, जैसे क्लिनिकल, एक्सपेरिमेंटल, कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल और बिहेवियरल न्यूरोलॉजी, फंक्शनल न्यूरोइमेजिंग, इंटरवेंशन एंड रिहैबिलिटेशंस। वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल अप्रोच ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी उन लोगों पर फोकस करता है जिनके ब्रेन और बिहेवियर के बीच में रिलेशनशिप किसी न किसी डिजीज, इंजरी या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से चेंज हो जाते हैं। फोकस इस बात पर होता है कि क्या ब्रेन और बिहेवियर के रिलेशनशिप को समझना, ब्रेन एंड बिहेवियर के रिलेशनशिप को समझना और यह पहचानना कि किसी न्यूरोलॉजिकल या साइकेट्रिक कंडीशन की वजह से ह्यूमन बीइंग के या इंडिविजुअल के सोचने, समझने, याद रखने, बोलने या डिसीजन लेने की कैपेसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट कॉग्निटिव डेफिसिट का असेसमेंट करते हैं और यह जांचते हैं कि इंडिविजुअल किन एरियाज में डिफिकल्टी महसूस कर रहा है। मेमोरी में, यानी वह क्या बातों को भूल जा रहा है। अटेंशन में, यानी क्या उसका अटेंशन डेविएट करता है, फोकस नहीं कर पाता है। लैंग्वेज में, यानी बोलने, समझने या वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके बात करने में परेशानी होती है। या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, जैसे कि डिसीजन लेना, प्लानिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, इन सब के लिए वो स्टैंडर्डाइज्ड न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट को यूटिलाइज करते हैं। रिहैबिलिटेशन प्लानिंग, जब इशू पता चल जाती है, प्रॉब्लम का पता चल जाता है, तो अगला काम होता है उसके रेक्टिफिकेशन के डायरेक्शन में काम करना। तो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जो स्ट्रोक वाले पेशेंट्स होते हैं, उनको दोबारा बोलना, पढ़ना, हाथ पैर के मूवमेंट जैसी एक्टिविटीज को रीगेन करने में हेल्प करते हैं। ब्रेन इंजरी वाले इंडिविजुअल्स को कॉग्निटिव स्किल्स रीस्टोर करने में हेल्प करते हैं। डिमेंशिया वाले पेशेंट्स को स्ट्रैटेजीज डेवलपमेंट करने में, ताकि वो डेली लाइफ को बेहतर ढंग से चला सकें, उसमें हेल्प करते हैं। तो कॉग्निटिव रीट्रेनिंग, मेमोरी, स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड बिहेवियरल मैनेजमेंट और फैमिली काउंसलिंग जैसी टेक्निक्स को यूटिलाइज करते हैं। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ह्यूमन ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग को कैसे काम करता है या उसके तरीकों को समझने पर फोकस्ड होता है। इसमें साइंटिस्ट उन लोगों की स्टडी करते हैं जिनके ब्रेन के किसी पार्ट में इंजरी हुई हो या कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज हुआ हो। फोकस इस बात पर होता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट कौन सा काम करता है और ब्रेन इंजरी या किसी लीजन की वजह से कौन सी मेंटल एबिलिटी अफेक्टेड हो गई। नॉर्मल ब्रेन फंक्शंस को समझना और उसका एक साइंटिफिक मॉडल बनाना, ये भी इस बात पर भी फोकस होता है। इसका मतलब है कि ब्रेन के किसी हिस्से में जो प्रॉब्लम अगर आ गई, तो उससे क्या चेंजेस आती है, ये देखकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मल ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। सो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट एक्चुअली ब्रेन इंजरी वाले केसेस की स्टडी करते हैं और इसमें वो लोग आते हैं जिसके ब्रेन में किसी एक्सीडेंट की वजह से, स्ट्रोक या ट्यूमर की वजह से कुछ ब्रेन पार्ट्स को नुकसान हुआ हो, और ऐसे एक केस को वो एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट की तरह समझते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस को मैप करते हैं और इन सारे केसेस की वजह से, केसेस के हेल्प से साइंटिस्ट ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज में कौन सा पर्टिकुलर एरिया फोकस्ड है, वो कैसे कंट्रोल करता है, मेमोरी कैसे फ्रेम करती है और कैसे स्टोर होती है, परसेप्शन परसेप्शन मतलब देखना, सुनना और पहचानने की एबिलिटी कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को के ब्रोका एरिया में चोट लगे और उसे बोलने में दिक्कत हो,
तो साइंटिस्ट यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह हिस्सा स्पीच प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि ब्रोका ने इस बारे में एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद बताया, इसलिए इस पर्टिकुलर ब्रेन एरिया को डेडिकेट कर दिया ब्रोका के नाम से, जो लैंग्वेज आउटपुट में हेल्प करता है। फिर थ्योरीज और मॉडल्स बनाना भी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में आता है। एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन के बेस पर थ्योरेटिकल मॉडल्स तैयार करते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, लैंग्वेज प्रोडक्शन पाथवेज या फिर मेमोरी सिस्टम्स, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। कग्निटिव अप्रोच न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट का कग्निटिव अप्रोच दिमाग के सोचने समझने और डिसीजन लेने जैसे फंक्शनैलिटीज को डिफरेंट साइंटिफिक टेक्निक से समझने की कोशिश पर फोकस्ड होता है। इसमें रिसर्चर कंट्रोल्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट या रिसर्च करते हैं, या तो वो लाइव पेशेंट्स के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं या न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स पर। फोकस इस बात पर होता है कि दिमाग कैसे किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, हम कैसे देखते, सीखते और डिसीजन लेते हैं। कग्निटिव टास्क के टाइम पे ब्रेन एक्टिविटी कैसे चेंज होती रहती है, परसेप्शन और अटेंशन जैसे मेंटल प्रोसेसेस का साइंटिफिक स्टडी करते हैं। तो कग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, वे लैब में केयरफुली डिजाइंड टास्क कराते हैं, ताकि वो समझ सके कि हम विजुअल चीजों को कितनी तेजी से पहचानते हैं, या अटेंशन हमारा कैसे काम करता है, या डिसीजन लेते टाइम ब्रेन में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं, कौन कौन से ब्रेन पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंडिविजुअल को स्क्रीन पर जल्दी से सिंबल दिखाकर, कोई एक सिंबल या कुछ सिंबल्स दिखाकर उसका रिएक्शन टाइम मेजर करते हैं, ताकि अटेंशन और प्रोसेसिंग स्पीड को समझा जा सके। वो परसेप्शन को समझते हैं और ये स्टडी करते हैं कि हम चीज़ों को एक्चुअली देखते कैसे हैं। हमारा ब्रेन इमेजेस, साउंड और फेसेस को कैसे पहचानता है और कैसे डिफरेंशिएट करता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन कैसे एक मीनिंग में इंटरप्रेट हो जाती है या चेंज हो जाती है। वो लर्निंग और मेमोरी की भी स्टडी करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स के हेल्प से यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हम नई चीज़ें कैसे सीखते हैं। दिमाग या हमारा ब्रेन जो है वो कौन से स्ट्रेटजी का उपयोग करता है, जो कि इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म में, फिर शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे स्टोर करता है। ब्रेन एक्टिविटीज को भी रिकॉर्ड करते हैं। कभी कभी एमआरआई, ईईजी और या अदर न्यूरो इमेजिंग टेक्निक से ये देखा जाता है कि कौन सा ब्रेन एरिया किस फंक्शन के दौरान, एक्टिविटी किस टास्क के दौरान एक्टिवेट होता है। तो ओवरऑल कॉग्निटिव अप्रोच ब्रेन की मेंटल प्रोसेसेस को समझने के लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को यूज करता है, और यह बताता है कि हम कैसे देखते हैं, सीखते हैं या याद रखते हैं और फैसले लेते हैं। और हर प्रोसेस के टाइम पे ब्रेन एक्चुअली कैसे काम कर रहा होता है। डेवलपमेंटल अप्रोच, तो न्यूरोसाइकोलॉजी का डेवलपमेंटल अप्रोच एक्चुअली बच्चों और यंग एडल्ट्स के ब्रेन डेवलपमेंट पे फोकस्ड होता है, और यह समझने की कोशिश करता है कि ब्रेन जैसे जैसे डेवलप होता है, वैसे वैसे मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज और बिहेवियर कैसे चेंज होते हैं। फोकस इस बात पर होता है कि ब्रेन डेवलपमेंट और कॉग्निटिव स्किल्स के आपस में क्या रिलेशनशिप है। अर्ली ब्रेन इंजरी का बच्चे के फ्यूचर बिहेवियर और लर्निंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की स्टडी करते हैं, बच्चे के लिए वो इफेक्टिव थेरेपीज और एजुकेशनल इंटरवेंशंस भी प्लान करने में हेल्प करते हैं। तो डेवलपमेंटल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट एक्चुअली ब्रेन मैच्योरेशन और स्किल्स के डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। वो ये समझते हैं कि ब्रेन के डेवलप होने के साथ साथ मेमोरी कैसे मजबूत होती है, अटेंशन कैसे बनता है, लैंग्वेज स्किल कैसे डेवलप होती है और कौन कौन से ब्रेन एरियाज कब कब मेच्योर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चे का इम्पल्स कंट्रोल थोड़ा कम होता है क्योंकि फ्रंटल लोब अभी फुल्ली डेवलप नहीं होता, लेकिन अर्ली ब्रेन इंजरी का इम्पैक्ट समझने पर भी हेल्प करते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को बर्थ के टाइम पर ब्रेन इंजरी हो जाए तो उसकी, या उसके ऑक्सीजन डिप्राइवेशन हो जाए, या इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो,
तो डेवलपमेंटल न्यूरोसाइकोलॉजी ये समझने की कोशिश करता है कि ऐसे इंजरीज या केसेस आगे चलकर लर्निंग एबिलिटीज, सोशल बिहेवियर या कम्युनिकेशन स्किल के डेवलपमेंट पर कैसे इम्पैक्ट डालती है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की भी स्टडी करते हैं, यानी ये अप्रोच अलग अलग डेवलपमेंटल कंडीशंस को समझने में हेल्प करता है कि ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम और रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर कैसे होता है। एडीएचडी में जिसमें अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्स कंट्रोल की प्रॉब्लम होती है, तो ये कैसे होता है। डिसलेक्सिया, रीडिंग और फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ओवरऑल कग्निटिव और अडेप्टिव बिहेवियर में कमी डेवलपमेंटल स्टेजेस में कैसे आए, इन डिसऑर्डर्स के पीछे ऐसी कौन सी ब्रेन प्रोसेसेस अफेक्टेड होती है, ये डेवलपमेंटल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट समझने की कोशिश करते हैं। एजुकेशनल इंटरवेंशन और थेरेपीज भी प्लान आउट करते हैं। इस अप्रोच का एक्चुअली एक मेन फोकस या मेन मोटिव होता है बच्चों के लिए एक ऐसे प्रोग्राम्स और थेरेपीज को बनाना जो उसकी डेवलपमेंटल नीड्स को सपोर्ट कर सके, जैसे स्पेशल एजुकेशनल प्लान्स, बिहेवियरल थेरेपीज, स्पीच थेरेपीज, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सोशल स्किल ट्रेनिंग या इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प करते हैं। ये वो इंटरवेंशंस हैं जो बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस, सोशल बिहेवियर और डेली फंक्शनिंग को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो डेवलपमेंटल अप्रोच दिमाग के डेवलपमेंट और बच्चों के लर्निंग बिहेवियर को जोड़कर समझने की कोशिश करता है। यह अर्ली ब्रेन इंजरीज और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की रीजंस को फाइंड आउट करने की या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है और बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड थेरेपी और एजुकेशनल सपोर्ट तैयार करता है ताकि हर एक बच्चा अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पर पहुंच सके और बिहेव कर सके। बिहेवियरल न्यूरोलॉजी, न्यूरोसाइकोलॉजी के फील्ड में बिहेवियरल न्यूरोलॉजी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है। ये ब्रेन डिजीज और हमारे डेली एक्टिविटी या डेली बिहेवियर के बीच के रिलेशनशिप, इंटेंस रिलेशनशिप मैं कहूँगी, इंटेंस रिलेशनशिप को समझने पे ध्यान देता है। जब किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर, उसकी फीलिंग्स या उसके सोचने के तरीके में अचानक से चेंजेस आना शुरू होता है, तो उसके पीछे के जो लेटेंट कंटेंट या लेटेंट कॉज होते हैं, वो ब्रेन की कोई न्यूरोनल इश्यूज भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। इसी को बिहेवियरल न्यूरोलॉजी समझने की कोशिश करती है। तो बिहेवियरल न्यूरोलॉजिस्ट कई तरह के न्यूरोलॉजिकल सिचुएशंस को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं, जैसे कि डिमेंशिया जिसमें कि धीरे धीरे कॉग्निटिव डिक्लाइन आने लगती है, अल्जाइमर्स डिजीज जिसमें कि मेमोरी और थिंकिंग में डीप डिक्लाइनेशन आती है, स्ट्रोक रिलेटेड बिहेवियरल चेंजेस जैसे कि इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है या कंफ्यूजन बढ़ जाते हैं, पार्किंसंस डिजीज जिसमें कि मूवमेंट के साथ साथ मूड और कॉग्निशन में भी चेंजेस आते हैं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी यानी चोट लगने के बाद पर्सनैलिटी और जजमेंट कैपेसिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इन सारे एग्जाम्पलर सिचुएशंस में बिहेवियर में जो चेंजेस सबसे पहले दिखते हैं और बिहेवियरल न्यूरोलॉजी इन्हें समझने में हेल्प करती है। बिहेवियरल न्यूरोलॉजी एक्चुअली ब्रेन के डिजीज के कारण होने वाले सिम्टम्स को भी स्टडी करती है, डीप स्टडी करती है, जैसे मेमोरी लॉस, पर्सनैलिटी चेंज, इम्पल्सिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन डेफिसिट, मूड स्विंग्स और लैंग्वेज इश्यूज लाइक अफेजिया। ये सिम्टम्स हमें बताते हैं एक्चुअली कि ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड हो रहा है। बिहेवियरल न्यूरोलॉजिस्ट अकेले काम तो नहीं करते, वे न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट एंड रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं। वो एक साथ मिलकर कॉग्निटिव टास्क कराते हैं, मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज, इनकी डिटेल्ड असेसमेंट करते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन या पेट स्कैन के थ्रू ब्रेन स्ट्रक्चर एंड ब्रेन एक्टिविटी देखते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, पेशेंट्स के लिए इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन प्लान बनाते हैं। ये टीम वर्क पेशेंट की रिकवरी और थेरेपी को
इफेक्टिव बनाती है और फोकस्ड भी बनाती है। तो बिहेवियरल न्यूरोलॉजी ब्रेन के डिजीजेस और बिहेवियर में होने वाले चेंजेस के बीच के रिलेशनशिप को समझने का साइंस है। ये अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, स्ट्रोक, पार्किंसंस और अदर ब्रेन इंजरी जैसे अदर ब्रेन इंजरीज का डायग्नोस करने में हेल्प करता है और न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर पेशेंट्स के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान तैयार करता है। फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग, जब हम यह समझना चाहते हैं कि ब्रेन के अंदर के पार्ट्स कब, कैसे और क्यों एक्टिव होते हैं, तो ये फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग एक्चुअली वो टेक्निक है या कलेक्शन ऑफ टेक्निक है जिसे साइंटिस्ट और डॉक्टर दोनों ही ब्रेन की एक्टिविटी को रियल टाइम में देख सकते हैं। रिसर्च में फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग का यूज़ किया जाता है इसलिए कि ब्रेन के जो डीप मिस्ट्रीज हैं उसको समझ सके। फॉर एग्जांपल मेमोरी कैसे स्टोर और रिकॉल होती है, नॉट इन एनाटॉमी, क्योंकि मेमोरी एनाटॉमी में तो विजिबल नहीं है। ये एक्चुअली अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो मेमोरी और अदर कॉग्निटिव फंक्शंस आर लाइक सॉफ्टवेयर ऑफ आवर ब्रेन एंड ब्रेन एनाटॉमी इज लाइक हार्डवेयर। वो सिर्फ हार्डवेयर है जिसे हम अलग अलग पार्ट देख तो सकते हैं, पर सॉफ्टवेयर जैसे कि मेमोरी कहाँ बनी, कहाँ स्टोर हुई, हम प्लेस देख सकते हैं जिसे कि आज की साइंस ने बता दिया, समझा दिया। लेकिन मेमोरी स्टोर एक्चुअली होती कैसे है, वो प्रोसेस कैसे है, उसकी रिकॉलिंग कैसे होती है, ये सब एनाटॉमी में एज अ फंक्शन इनबिल्ट है, पर एनाटॉमी में लोकेटेड पर्टिकुलरली नहीं है। तो वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेमोरी कैसे स्टोर और रिकॉल होती है। लैंग्वेज ब्रेन में किस नेटवर्क के जरिए प्रोसेस होता है, यानी ब्रोका और वर्निक तो बता दिया कि एक इनपुट एरिया और एक आउटपुट एरिया है, पर ये बीच के प्रोसेसिंग में कौन सा नेटवर्क इंक्लूडेड है। इमोशंस किस ब्रेन सर्किट से पर्टिकुलरली जुड़े हुए हैं। डिसीजन मेकिंग के समय कौन से ब्रेन एरियाज एक्टिव हो जाते हैं, या डिसीजन ना लेने के टाइम पे कौन से ब्रेन एरियाज डीएक्टिवेट हो जाते हैं या एक्टिवेट हो जाते हैं। एफएमआरआई, पेट स्कैन, एस्पेक्ट जैसी टेक्निक से ब्रेन के एक्टिविटी के कलर्ड मैपिंग बनती है और ये हमें बताते हैं, यानी जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो यह बताते हैं कि किस काम के टाइम पे कौन सा ब्रेन रीजन ऑन या ऑफ होता है। ये मानो या फिर ये हम ऐसे मान सकते हैं कि ब्रेन के अंदर एक कम्युनिकेशन नेटवर्क का लाइव डेटा होता है। सो क्लिनिकल फील्ड में अ, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि सिर्फ रिसर्च ही नहीं, फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग आज मेडिकल डायग्नोसिस में एक बहुत पावरफुल टेक्निक्स बन चुका है। और इसका इस्तेमाल हम करते हैं एपिलेप्सी में, एपिलेप्सी की एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए कि जब एपिलेप्सी के सीजर्स आ रहे होते हैं तो वो ब्रेन एक्टिविटी कौन से पार्ट्स कब कैसे एक्टिव हैं, ब्रेन ट्यूमर्स की लोकेशन और उसकी स्प्रेड को समझने में, या डिजेनरेटिव डिजीजेस जैसे अल्जाइमर्स या पार्किंसंस की अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि उसके ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने में हेल्प हो। ये इन उन सारे सिचुएशन को भी दिखा सकता है जो स्ट्रक्चरल एमआरआई में सब नॉर्मल दिखता है लेकिन ब्रेन एक्टिविटी अबनॉर्मल होती है। तो प्री सर्जिकल मैपिंग में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि प्री सर्जिकल मैपिंग किसी ब्रेन इंजरी से पहले डॉक्टर्स को यह समझाती है कि स्पीच कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, मेमोरी किस रीजन पे डिपेंड कर रही है, मूवमेंट्स यानी हाथ पैर के मूवमेंट कौन से ब्रेन एरियाज संभालते हैं। सो फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग इन सारे क्रिटिकल रीजन्स को पहले ही मैप कर देता है ताकि सर्जरी के टाइम पे ब्रेन के उन इम्पोर्टेंट पार्ट्स में डेफिसिट ना आए या लीजन ना क्रिएट हो। एपिलेप्सी फॉर एग्जांपल, एपिलेप्सी सर्जरी से पहले एफएमआरआई किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि स्पीच एरिया बिल्कुल इंटैक्ट या सेफ है या नहीं। सर्जरी के टाइम पर वो मैपिंग करके बताते हैं कि जब सर्जरी होगी तो कौन कौन से ये वाले एरिया टच हो सकते हैं, अदर देन अफेक्टेड पार्ट ऑल्सो। तो ये स्टेप पेशेंट्स की लैंग्वेज, मेमोरी और पर्सनैलिटी को रिस्टोर या सिक्योर्ड रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग
ब्रेन की एक्टिविटी को समझने की एक मॉडर्न टेक्निक है जो कि रिसर्च, डायग्नोसिस और सर्जरीज में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मेमोरी, लैंग्वेज और इमोशंस को स्टडी करने से लेकर एपिलेप्सी ट्यूमर के डायग्नोसिस तक हर एरियाज में डॉक्टर्स का एक मेन इम्पॉर्टेंट टूल बनता है। इंटरवेंशन एंड रिहैबिलिटेशंस। जब किसी इंडिविजुअल को स्ट्रोक, ब्रेन इंजरी, एपिलेप्सी या डिमेंशिया या किसी और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का सामना करना पड़ता है तो सिर्फ डिजीज का ट्रीटमेंट ही काफी नहीं होता। मेन चैलेंज होती है मेंटल एबिलिटीज को वापस लाना, और यही काम होता है न्यूरोसाइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस और रिहैबिलिटेशन का। सो कग्निटिव रिहैबिलिटेशन यानी दिमाग को फिर से वापस ट्रेन करना नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, जैसे मेमोरी वीक हो जाना, अटेंशन कम होना, डिसीजन मेकिंग में इशू आना या ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में जो डिफिसिट्स आती है, प्रॉब्लम्स आती है, वहाँ पर कग्निटिव रिहैबिलिटेशन का मेन मोटिव होता है कि ब्रेन की कग्निटिव एबिलिटी को इम्प्रूव कराना, जो स्किल्स खो गई हैं उन्हें वापस लाना, नई स्ट्रेटजीज सिखाना ताकि ह्यूमन बीइंग अपनी हर रोज की एक्टिविटीज को अपने आप आसानी से संभाल सके, कर सके। सो ये एक तरीके का मेंटल जिम कहेंगे इसे हम एक मेंटल जिम है जहाँ पर ब्रेन के लिए एक्सरसाइजेस कराई जाती है, और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन सिर्फ ब्रेन को ही नहीं, बॉडी के मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को भी अफेक्ट करता है। सो फिजिकल रिहैबिलिटेशन में मसल स्ट्रेंथनिंग, बैलेंस ट्रेनिंग, फाइन मोटर स्किल इम्प्रूवमेंट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन के एक्सरसाइजेस ये इंक्लूडेड होते हैं, और ये रिहैबिलिटेशन ह्यूमन बीइंग को चलने, चीज़ों को पकड़ने, होल्ड करने और हर रोज की फिजिकल एक्टिविटीज को लर्न करने में हेल्प करती है। तो ब्रेन की रिकवरी और बॉडी की रिकवरी दोनों एक्चुअली आपस में इनबिल्ट हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए बिहेवियरल थेरेपी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर और फीलिंग्स को बैलेंस्ड करने में भी हेल्प करता है। ब्रेन डिसऑर्डर्स का इम्पैक्ट सिर्फ कग्निशन पर नहीं होता बल्कि डिफरेंट बिहेवियर और इमोशंस पर भी दिखाई देता है, जैसे कि इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, इम्पल्सिविटी एंड सोशल विड्रॉल। तो बिहेवियरल थेरेपी का फोकस होता है इमोशंस को रेगुलेट करना, हेल्दी बिहेवियर डेवलप करना, स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशंस को मैनेज करना सिखाना, फैमिली एंड सोशल इंटरैक्शंस को थोड़ा और बेहतर बनाना। तो ह्यूमन बीइंग को माइंड और ब्रेन बिहेवियर बैलेंस करने में हेल्प करता है। साइको एजुकेशन ये ह्यूमन बीइंग या पेशेंट और फैमिली के बीच के आपस की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। रिहैबिलिटेशन तब तक सही नहीं हो सकती या सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक कि फैमिली को सही इंफॉर्मेशन ना हो। तो साइको एजुकेशन में डिजीज के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन देना, रिकवरी के प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग देना, और घर पर जो केयर गिविंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए वो बताना, और इवन अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक तरीके से सेट करना, ये सारा फैमिली को सिखाया या साइको एजुकेट करते हैं। और जब एक फैमिली इन्फॉर्म्ड होती है तो रिकवरी बहुत तेजी से हो जाती है। तो इंटरवेंशन और रिहैबिलिटेशन सिर्फ इलाज नहीं बल्कि एक होलिस्टिक जर्नी है जो कि पेशेंट को फिर से जीने, सीखने और अपनी लाइफ पर कंट्रोल वापस रीगेन करने में हेल्प करती है। न्यूरोसाइकोलॉजी के अदर कंटेंट्स के लिए स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। थैंक यू।